हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। हमारे चैनल पर जो एनटीए नेट जेआरएफ के लिए सीरीज चलाई जा रही है, आज उसकी क्लास 5 है। और आज इस क्लास में हम ताम्रपाषाण काल को कंप्लीट कर लेंगे और अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पश्चिमी महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है जोरवे संस्कृति। और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में ही। और कौन कौन से स्थल हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के? प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो जोरवे है, नेवासा है और दहमाबाद है, और ये तीनों है अहमदनगर में। आगे है चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, ये पुणे में है। और नासिक है और प्रकाश है। और जो पश्चिमी महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, उसमें जोरवे को जो है उसका प्रतिनिधि स्थल माना गया है। जोरवे संस्कृति मालवा संस्कृति से भी प्रभावित दिखाई देती है। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो वो है टोटीदार जलपात, गोड़ीदार कटोरा प्रमुख है, और इनके रंग हैं लाल रंग के हैं ये पात्र, और काली चित्रकारी की गई है इन पे। इनाम गांव से नारी और वृषभ की मृण मूर्तियां मिली हैं। दहमाबाद से कांसे के उपकरण मिले हैं। दहमाबाद में क्या होता था कि शिशुओं को अस्थि कलशों में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं हमें। और साथ ही तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है। और सांड, गैंडे और हाथी की आकृतियां भी मिली हैं। जोरवे संस्कृति हालांकि ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बस्तियां ऐसी मिली हैं जहाँ से हमें नगरीकरण की प्रक्रिया के आरंभ होने के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन कौन सी हैं वो बस्तियां? वो है दहमाबाद और इनाम गांव। और जोरवे की कई बस्तियों में निवासगत अधिक्रम या ऊंच नीच का क्रम हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है, इसको जान लेते हैं। कुछ बस्तियां ऐसी मिली हैं जो बहुत बड़ी हैं, और कुछ बस्तियां ऐसी मिली हैं जो छोटी छोटी हैं। तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई देने लगते हैं बस्तियों में। साथ ही जो जोरवे संस्कृति है उसमें अधिकतर जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन कुछ मकान भी मिले हैं यहाँ से। तो ये जो डिफरेंसेस दिखाई देने मतलब दिखने लगते हैं इस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हमें पता चलता है कि जो है ताम्रपाषाण काल में सामाजिक असमानता आरंभ हो चुकी थी। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा स्थल है? वो है दहमाबाद, और यहाँ से दुर्ग के साक्ष्य हमें मिले हैं। इनाम गांव की जो बस्ती है वहां पर किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, और वो खाई से भी घिरी हुई मिली है। जोरबे संस्कृति मालवा संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें दक्षिण भारत की जो नवपाषाणकालीन संस्कृति है उसके तत्व भी विद्यमान हैं। चंदौली से तांबे की छेनी मिली है। और आगे है हमारी कायथा संस्कृति, और ये संस्कृति है मालवा क्षेत्र की, और कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। तो कायथा से क्या क्या मिला है देख लेते हैं। कायथा से हड़प्पा की कनिष्क समकालीन और प्राक हड़प्पीय संस्कृति के अवशेष हमें मिले हैं। तांबे की चूड़ियां और 2 कुल्हाड़ियां हमें मिली हैं। और मृद भांड कैसे हैं यहाँ के? तो वो है भूरे रंग का लेप किया गया है उन पर, और सुंदर और मजबूत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से जो है सेल खड़ी से बने हुए 40,000 मनके मिले हैं कायथा से। और श्रृंग प्रस्तर के सूक्ष्म पाषाण फलक बड़े पैमाने पर कायथा में बनाए जाते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। तो जो चित्रित मृद्भांडों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था ताम्रपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले चित्रित मृद्भांडों का उपयोग किया था। नवपाषाण कालीन लोगों के बजाय ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने अधिक अनाज उगाए थे। तो इसका क्या मतलब है कि जो नवपाषाण कालीन लोग थे उन्होंने गेहूं, जौ, बाजरा और रागी
आदि अनाज उगाए थे। लेकिन जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे, इन्होंने इन सभी अनाजों के अलावा भी, जैसे बेर है, अलसी है और दालें आदि अनेक प्रकार के अनाज भी उगाए थे। तो आगे देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग जानवरों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। तो जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे, ऐसा सोचते थे कि जो जानवरों का दूध है वो केवल उनके बच्चों के लिए है, यानी जानवरों के बच्चों के लिए है। तो वो उनका दूध नहीं निकालते थे। तो इस तरह अगर वो दूध नहीं निकालेंगे तो दूध और उनसे बने हुए जो भी उत्पाद होंगे उनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो जानवरों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले बड़े बड़े गांव बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है ताम्रपाषाण काल के लोग ही हैं जिन्हें ये श्रेय जाता है। सर्वाधिक अनाजों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं नवदा टोली से। जोरवे संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है टोटीदार बर्तन जोरवे संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है सूखा या बहुत कम वर्षा। इनाम गांव, एरन, कायथा से हमें किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों को दफनाए जाने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ये सारी बातें अभी अभी तक हम ताम्रपाषाण काल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। संपूर्ण समाधान प्रचलित था। तो पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान प्रचलित था। तो इसमें क्या होता है कि जो पूरी डेड बॉडी होती है उसे जमीन में दफना दिया जाता है। आंशिक समाधान प्रचलित था। इसमें क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है उसे पहले जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो भी अवशेष बचते हैं उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। पश्चिमी बंगाल के प्रमुख उत्खनित स्थल कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी बंगाल में भी हमें ताम्रपाषाण काल के स्थल मिले हैं। और कौन कौन से हैं? तो ये है पांडु राजार डीवी, पांडु राजार और डीवी, ये अलग अलग है दोनों। महिसाल, और यहाँ से हमें मुख्यतः चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थल मिले हैं। कौन कौन से हैं? खेराडीह, नोहार, और बिहार में मिले हैं चिरांद और सोनपुर। इस संस्कृति के हमें साक्ष्य मिले हैं इन स्थलों से। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में टोटीदार बर्तन, स्टैंड वाली थाली और स्टैंड वाले कटोरे बनाए जाते थे इन इन एरियाज में। इनाम गांव से माता देवी का एक ऐसा चित्र मिला है हमें जो पश्चिमी एशिया में पाई गई मूर्तियों के तरह दिखता है। और इनाम गांव में क्या है कि जो कारीगर थे वहाँ के, वो पश्चिमी किनारे पर, बस्ती का जो पश्चिमी किनारा था उस पर कारीगर रहते थे। और यहाँ के जो समाज प्रमुख थे वो सेंटर में रहते थे। तो यहाँ इससे हमें वहाँ के निवासियों के बीच की सामाजिक दूरी का पता चलता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।